हेलो बच्चे, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार यूट्यूब चैनल तो आज है ही नहीं बच्चे, आपके अपने ऐप रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सबसे पहले मुझे वॉइस का बताएंगे, क्या वॉइस क्लियर है? और इसे बंद करना, वॉइस बंद कर दो। चलो एक बार जल्दी से बताएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे बच्चे कि क्या वॉइस क्लियर है, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर वॉइस में दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे अगर वॉइस में दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हम लोगों का जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में हम लोग जो हैं वो 3 क्लास कर चुके हैं। आप लोग जानते ही हैं कि डेमो खत्म हो चुका है और अब जो क्लास रहेगी वो ऐप पर रहेगी, ठीक है। तो कल आप लोगों को जो क्लास वर्कशीट मिली होगी बच्चे, उसमें 10 क्वेश्चन भी आप लोगों को मिले होंगे। तो डेली का डेली जो टॉपिक हम लोग पढ़ते चलेंगे उसमें क्वेश्चंस मैं आप लोगों को साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए देता चलूंगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो कल हम लोग 8 तक पढ़ चुके थे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख चुके थे और केवल 2 रूल हम लोगों को देखने हैं। एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है और एक 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो सबसे पहले बात करता हूं बच्चे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, यानी कि विभाजिता का नियम पढ़ रहे हैं। और 8 तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो 9 के विभाजिता के नियम की बात करेंगे। अगर मैं आपको चीजें रिकॉल कराऊं तो आप लोगों को कल मैंने बताया था कि 3 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी और अगर अंकों का योग ही 3 से विभाजित नहीं हुआ तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। सेम रूल बच्चे 9 का होता है। अगर अंकों का योग मेरा 9 से विभाजित हो गया तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी और अगर अंकों का योग ही 9 से विभाजित नहीं हुआ तो संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो ठीक है, तो मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बस इसे ऐसे याद रखेंगे जैसे 3 का रूल होता था ठीक वैसे ही बच्चे 9 का रूल होता है। सर नहीं मिली वर्कशीट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आपने पेड कोर्स लिया होगा तो उसमें जो क्लास अपलोड हुई होगी तो उसके साथ जो फाइल अटैच हुई होगी बच्चा, उसमें नोट्स के साथ नीचे 10 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, ठीक है। चलो क्लास चल रही है? हाँ, क्लास बच्चे बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। आप एक बार अपना नेट वगैरह चेक कर लो, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 23 45 789। एक और संख्या लिखी बच्चे मैंने 989 749 841। ये संख्या लिख दी। मैंने आपसे कहा 94 56 बच्चे 816, ये एक संख्या लिख दी। और 842 490, ये एक संख्या लिख दी। मैंने आपसे कहा कि भाई कौन सा जो है वो 9 से विभाजित होता है या 9 से डिवाइड होता है। आपने कहा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का योग देख लो। अगर अंकों का योग मेरा 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी और अगर अंकों का योग ही 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। देखेंगे बच्चे एक बार, यहां देखेंगे। रुक रही है क्लास? सही चल रही है बच्चे, अपना नेट चेक कर लो। तो 9 और 8 17 और 7 24 होते हैं। 24 और 5 29 और 4 33 और 3 36 और 2 38 हो जाएंगे। क्या 38 जो है वो 9 से डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होता, तो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरी बात करता हूं बच्चे, 9 और 8 17। सबसे पहले 9 से कटने वाली संख्या काट दो, 9 तो कट जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो 8 और 1 9, यहां भी कट जाएगा।
अगर मैं यहां देखूं बच्चे 8 और 4 12 और 4 16 और 7 23 हो जाएगा, और 23 जो है वो 9 से विभाजित नहीं होता, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। इसकी बात करता हूं तो इसको तो हम काट देंगे, 5 और 4 9 भी 9 से कट जाएगा। अगर बात करूं तो 8 और 6 14 और 6 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर यहां बात करता हूं तो 8 और 4 12 और 2 14, 9 से तो काट दो 9 को, 8 और 4 12 और 2 14, 4 18, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 18 जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं बच्चे? वीडियो रुक रही है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, वीडियो बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रही है, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है बच्चे। बच्चे बिल्कुल सही वीडियो चल रही है, क्लास बिल्कुल सही चल रही है, 360 पे चला रखी है, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, कोई बफ नहीं है, कोई वॉइस में दिक्कत नहीं है। अगर अब कोई दिक्कत है तो वो आपकी दिक्कत है, वो आपकी तरफ दिक्कत है, ठीक है? तो उसको एक बार नेट बंद करके दोबारा स्टार्ट करके देख लो, ऐप को दोबारा स्टार्ट करके देख लो, क्लास चल जाएगी, प्रॉपर चल जाएगी, ठीक है? चलो, मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बता दिया है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिर में जीरो होनी चाहिए। अगर इकाई के स्थान पर, अगर यूनिट डिजिट पर जीरो मौजूद है तो वो संख्या जो होगी वो आपकी 10 से विभाजित होगी, और अगर जीरो से अलग कुछ भी मौजूद है तो वो संख्या आपकी 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है? तो 9 और 10 का नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद बच्चे हम लोग बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट नियम यानी 11 के नियम की। हम लोग बात करते हैं बच्चे सबसे इंपोर्टेंट नियम यानी 11 के नियम की, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखना, मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सबसे पहले तो इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। उसने एक संख्या आपको लोगों के सामने लिखी, उसने कहा 459, 878 और 57, ये संख्या आप लोगों के सामने लिख दी, और आप लोगों से कहा कि क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा जी 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम ये कहता है कि जो विषम स्थान पर अंक हैं, यानी एक छोड़ के एक को आप जोड़ लो। क्या ये पहली पोजीशन पे अंक है? क्या ये तीसरी पोजीशन पे अंक है? ये पांचवी पे है और ये सातवीं पे है। यानी जो विषम स्थान पर जो अंक दिए हुए हैं आप उनको जोड़ लो। तो कैसे जोड़ोगे? 4 और 9 13 और 7 20 और 5 25 हो जाएगा। क्या ये विषम स्थान पे अंक का योग जो है वो 25 निकल के आ जाएगा? अब देखो ध्यान से, जो छूट गए हैं बच्चा उन सभी को जोड़ लो, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जो सम स्थान पर अंक हैं उनको जोड़ लो। ये दूसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये छठे स्थान पर है, ये आठवें स्थान पर है, तो क्या ये सम स्थान पर अंक दिए हुए हैं? ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ूं बच्चा तो 5 और 8 13 हो जाएगा, 13 और 8 21 हो जाएगा, 21 और 7 28 हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों पर अंकों का योग, अगर उसका अंतर या तो 0 आना चाहिए या ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। अंतर जो है या तो 0 आना चाहिए या ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा आता है तो संख्या मेरी 11 से डिवाइड होगी, और अगर ऐसा नहीं आता है तो संख्या मेरी 11 से डिवाइड नहीं होगी। 28 में से 25 जाएगा तो भाई 3 बचेगा, ना तो 0 आया ना ऐसी कोई संख्या आई जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो ये संख्या भी बच्चा 11 से डिवाइड नहीं होगी।
ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे ये बात जो है वो बिल्कुल समझ में आ चुकी है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने 11 का देता हूं बच्चा, उसे आप लोग एक बार चेक करना। मैंने कहा 54,892, मैंने कहा बच्चे 54,892, 743। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा जी अंकों का योग देख लो, 5 और 8 को जोड़ा 13 हो गया, 13 और 2 15 हो गया, 15 और 4 19 हो गया। अब जो छूट गए उनको जोड़ लो, 9 और 4 13 और 7 20 और 3 23 हो गया। 23 में से 19 जाएगा तो 4 बचेगा। ये घटके जो है या तो 0 आना चाहिए या ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए, ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जो बच्चे हम लोगों की 11 से डिवाइड हो जाए। तो 4 जो है ना तो 11 से डिवाइड होता है ना वो बच्चे 0 है, इसलिए ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसलिए ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आप लोगों के बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो 11 का बता चुका हूं, एक लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं बच्चे, 11 का ही एक लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने लिखा बच्चे 279, मैंने लिखा 279, यहां पे लिखा 847, मैंने लिखा 279 847, और यहां पे क्या लिख दिया बच्चे, यहां पे लिख दिया 7। बताओ क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? तो आप कहोगे कि अंकों का योग कर लो। जब आपने इसका योग किया तो 9 और 2 11 हो गया, 11 और 4 15 हो गया, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 15 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे, 22 हो जाएगा। यहां देखो 8 और 7 15 हो गया, 15 और 7 कितना होगा, 22 हो जाएगा। और 22 में से 22 घटेगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, 0 आ जाएगा। और जब घटने के बाद 0 आ जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? वो संख्या जो है बच्चे 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता दूं बच्चे, क्लास रुकने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके फोन में भी दिक्कत है तो वो भी हम ही लोग सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। मैंने आपको अभी दिखाया ना कि क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, कोई बफरिंग नहीं है, आवाज में कोई इश्यू नहीं है, मेरे सामने भी क्लास चल रही है। अभी आपको दिखाई थी ना, मेरे सामने प्रॉपर क्लास चल रही है, क्लास में तनिक भी बफ नहीं है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फालतू के कमेंट ना करें, आप अपना एक बार नेट चेक करें, आप अपने एक बार ऐप को चेक करें, अपडेट करने की आवश्यकता है तो अपडेट करें। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है, दिक्कत आप लोगों की तरफ से है। ठीक है, चलो हाँ, सीट के क्वेश्चन कराऊंगा, सीट के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप लोग क्या करो, क्वेश्चन करते रहो। लास्ट वाले दिन मैं सीट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, या संडे में क्लास लेके आ रहा हूं, वर्कशीट सॉल्यूशन की क्लास लेके आ रहा हूं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बस जो जो टॉपिक पढ़ाता चल रहा हूं उसके क्वेश्चन जरूर करते चलो आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चा 12 के डिविजिबिलिटी रूल की। अब बात करते हैं 12 के डिविजिबिलिटी रूल की। मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे वर्डों पे थोड़ा सा ध्यान देना। 12 का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने 6 का डिविजिबिलिटी रूल बनाया था कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तो वो संख्या मेरी 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक वैसा ही 12 का डिविजिबिलिटी रूल है। 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है तो वो संख्या बच्चे 12 से भी डिवाइड होगी। क्या होगी? वो संख्या मेरी 12 से भी डिवाइड पूरी पूरी हो रही होगी। यानी 12 का विभाजिता का नियम हम लोगों को चेक करने के लिए हमें 4 से देखना होगा, हमें 3 से देखना होगा। 4 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि बाद के 2 अंक जो है वो 4 से पूरे पूरे कटने चाहिए।
3 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। अगर दोनों का हम लोगों का मतलब निकल आता है वो 4 से भी विभाजित हो जाती है, वो 3 से भी विभाजित हो जाती है, तो संख्या जो है मेरी 12 से भी विभाजित हो जाएगी। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे कहा बच्चे 54 90 432, मैंने आपको पहला एग्जाम्पल ये दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? 54 18 72 63, और यहां पे आपको दे दिया बच्चे, यहां पे आपको दे दिया 6। तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया 799 813 748, और चौथा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया कि 548 703 और 800 बच्चा 82। मैंने आपसे कहा कि कौन सी संख्या जो है वो 12 से पूरी की पूरी विभाजित होती है। मैंने कहा कि कौन सी संख्या जो है 12 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो 12 से विभाजित होने के लिए हमें 4 से विभाजित होना देखना होगा और 3 से विभाजित होना देखना होगा। अगर 4 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या मेरी 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 2 अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए, तो क्या 32 जो है वो 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 36 जो है वो 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 48 जो है वो 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 82 जो है वो 4 से कटता है? तो बिल्कुल नहीं कटता। अगर ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी तो ये संख्या 12 से भी विभाजित नहीं होगी। अब हमें देखना है बच्चा 3 का विभाजिता का नियम देखना है। क्या 5 और 4 9 पूरा पूरा कट जाएगा? 3 से 9 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 3 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 4 और 2 6 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी? अगर ये संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो क्या आप जानते हैं ये 12 से भी विभाजित होगी? आ जाओ नीचे बच्चा। 4 से देख चुके हैं, 3 से हम लोगों को देखना है। 5 और 4 9 कट गया पूरा, 8 और 1 9 पूरा पूरा कट गया, 7 और 2 9 पूरा पूरा कट गया, 6 भी 3 से विभाजित होता है, 6 भी 3 से विभाजित होता है, 3 भी 3 से विभाजित होता है, यानी 4 और 3 दोनों से होगी तो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है। यहां देखते हैं बच्चे, ये 9 तो 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 3 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 8 और 1 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 8 और 4 12 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 7 और 7 जो है 14 3 से विभाजित नहीं होगा। और जो संख्या इन दोनों में से किसी एक से विभाजित नहीं हुई तो वो संख्या 12 से भी विभाजित नहीं होगी। वो संख्या 12 से भी विभाजित नहीं होगी। तो आप लोगों को ये चारों एग्जाम्पल क्या समझ में आ चुके हैं? 144 पे नहीं चल रही है तो 240 पे कर दो, 240 पे बच्चा फर्स्ट क्लास चलेगी। 144 पे नहीं चल रही है तो 240 पे कर दो। अगर कोई संख्या, मैंने 12 का विभाजिता का नियम आप लोगों को बताया, अगर कोई संख्या जो है 4 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या बच्चे 12 से भी डिवाइड हो रही होगी। अगर मैं 2021 के पेपर की बात करूं तो बच्चा आप लोगों को बस यहीं तक के नियम देखने हैं, इन्हीं से बच्चा और नियम बन रहे होते हैं। कैसे? अगर मैं 2021 के पेपर की बात करूं तो 2021 में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 72 से विभाजिता का नियम पूछा गया है, और 1-2 क्वेश्चन में आप लोगों से 99 का विभाजिता का नियम पूछा गया है। एक तो 72 का विभाजिता का नियम पूछा गया है और एक 99 का विभाजिता का नियम पूछा गया है। अगर 72 का विभाजिता का नियम देखो तो 72 को बच्चा इस तरीके से तोड़ लो कि उन दोनों अंकों में कुछ भी कॉमन ना रहे। आपने कहा जी 72 को मैं लिख सकता हूं 9 गुना 8, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? तो आपने कहा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 72 से जरूर विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 72 से जरूर विभाजित होगी। यानी 72 का नियम हम लोगों को दिया नहीं है, लेकिन 72 का नियम हम लोगों ने बना दिया है। अगर कोई संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या मेरी 72 से भी विभाजित होगी।
ठीक है, 9 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 का नियम हम लोग अच्छे से जानते हैं, बाद के 3 अंक जो है वो 8 से कटने चाहिए। तो दोनों का नियम हम लोग लगा के देखेंगे, अगर दोनों से कोई संख्या विभाजित होती है तो वो 72 से जरूर विभाजित होगी। ठीक उसी तरह 99 का भी बच्चे हम लोग बना लेंगे कि 99 को इस तरीके से तोड़ लो कि कुछ भी कॉमन ना रहे। आपने कहा कि 11 और 9 में तोड़ लिया, 11 से विभाजित होने का नियम भी हम लोग जानते हैं, 9 से विभाजित होने का नियम भी हम लोग जानते हैं। अगर कोई संख्या इन दोनों से विभाजित होती है तो याद रखना वो 99 से जरूर विभाजित होगी। किससे होगी? वो 99 से जरूर विभाजित होगी। सर 12 और 6 भी तो हो सकता है ना, 12 और 6 में बच्चा कॉमन तो आ गया 6। मैंने कहा कि ऐसी संख्या छांटनी है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। बिल्कुल ले सकते हैं 12 और 6, लेकिन 12 और 6 में पाओगे कि 6 तो कॉमन आ चुका है, और जो कॉमन आ चुका है वो तो हमें लेना ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने 9 और 8 लिया है। ऐसे तो आप 99 को भी कह सकते थे 33 और 3 ले लो जी, तो 33 और 3 में भी 3 कॉमन आ गया। बात समझ रहे हो? तो ऐसी संख्या में तोड़ना है कि कुछ भी कॉमन ना हो। 11 का नियम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 9 का नियम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर कोई संख्या दोनों से विभाजित होती है तो वो 99 से भी विभाजित होगी। वो आपकी 11 और 9 से हो रही है तो इससे कटेगी ही कटेगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी एडवांस की क्लास आज शाम में 7 बजे होगी बच्चा, आप सभी लोगों को लेनी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला बालक है, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला बालक है, चाहे एडब्ल्यूओ टीपीओ वाला बालक है। क्योंकि अभी मेंसुरेशन चल रही है, क्षेत्रमिति हर किसी का टॉपिक है, हर किसी के सिलेबस में है क्षेत्रमिति, तो अभी हर किसी को लेनी है। जब नहीं लेनी होगी तब मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों को आराम से बता दूंगा कि भाई अब आपके मतलब की क्लास नहीं है, अब आपको शाम की क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, सत्यम शर्मा वो बड़ा नंबर देगा ही नहीं, वो ऐसा कोई नंबर देगा जिसमें 11 से छोटा विभाजिता का नियम लग रहा होगा। मान लो 11 और 8 का 88 का दे देता है, 11 और 7 का 77 का नियम दे देगा, 11 और 6 का मतलब 11 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, 66 का विभाजिता का नियम पूछ लेगा। जो संख्या 2, 3 और 11 से विभाजित होंगी वो 66 से भी विभाजित हो जाएंगी। तो इस तरीके से वो पूछ लेगा। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा, है ना। क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। चलो, ऐप पे नहीं होगी, यूट्यूब पर होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये विभाजिता के नियम का कॉन्सेप्ट आप लोग देख चुके हैं। अब एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा होता है, और बच्चे मुझे उम्मीद भी है कि आप उस क्वेश्चन को गलत भी करते होंगे, तो उस क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तेहरे का रूल क्या होगा? मैंने आपको जैसे 7 का नियम बताया था, ठीक वैसे ही तेहरे के लिए बोलता हूं बच्चा। तेहरे का रूल आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, तेहरे के लिए आप डायरेक्टली चेक कर लेना, उससे कम समय ही लगेगा। दुगना करके ही तेहरा का रूल होता है जैसे 7 का रूल होता है। कोई आवश्यकता नहीं है तेहरा के रूल को रटने की, कोई आवश्यकता नहीं है तेहरा के रूल को पढ़ने की। अगर कोई ऑप्शन आता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन तेहरा से विभाजित होता है, तो डायरेक्टली विभाजित करके देख लेना, उससे कम टाइम ही आपको लगने वाला है। ठीक है, चलो समझेंगे बच्चा, बात को समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप पूछ रहे हो जी 69 का विभाजिता का नियम पूछ ले, तो 69 के लिए बच्चा 23 और 3 से देखना होगा। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होगी और 23 से विभाजित होगी तभी तो वो 69 से विभाजित होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि 23 का विभाजिता का नियम तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। या तो वो एक ऐसा ऑप्शन दे देगा कि बस एक ही ऑप्शन 3 से विभाजित होता होगा, तो 3 ऑप्शन को हम लोग डायरेक्टली काट देंगे, क्योंकि जो 3 से ही नहीं हो रहे तो वो 69 से कैसे हो जाएंगे। अगर उसने चारों ऑप्शन ही ऐसे दे दिए हैं जो 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो हमें एक एक को विभाजित करके देखना होगा। जो ऑप्शन 23 से भी विभाजित हो जाएगा तब वो आंसर जो है 69 से भी विभाजित होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक मेरी याददाश्त में तो पूछा नहीं गया है। हो सकता है आप इस बार नया पेपर दे रहे हो तो आपसे वो पूछ ले। ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? अब आपके दिमाग में आएगा जी 47 से विभाजिता का नियम पूछ ले, 37 से विभाजिता का नियम पूछ ले। ऐसे थोड़ी है बच्चा ऊट पटांग क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चन बनने लायक है वही तो आपसे पूछेगा। इसलिए मेहनत उन पे करो जो क्वेश्चन बनने लायक है, उन पे नहीं जिनका कोई मतलब सिर पैर नहीं है। उन क्वेश्चन पे मेहनत हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। आ जाओ आगे।
कि अगला कॉन्सेप्ट में क्या कहता हूं। बच्चा विभाजिता के नियम में ही कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे मैं बात कर रहा हूं। विभाजिता के नियम में डिविजिबिलिटी रूल में कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि अगर किसी संख्या को आप लोग किससे विभाजित करते हैं, मान लो 75 से विभाजित करते हैं। अगर किसी संख्या को आप लोग 75 से विभाजित करते हैं तो शेषफल जो है वो 67 बचता है, यानी 67 बचता है। बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर किसी संख्या को 75 से आप लोग डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर जो बचेगा वो 67 बचेगा। अगर उसी संख्या को 25 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है 25 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या दिया बच्चा, उसने कहा अगर किसी संख्या को 75 से डिवाइड करोगे तो 67 हम लोगों का शेषफल यानी रिमाइंडर बच रहा होता है। अगर उसी संख्या को 24 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चा कैसे करते हैं, बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, गारंटी मेरी है। जिस दिन मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि आज नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, यकीन मानना कहीं से भी क्वेश्चन उठाना, अपने लेवल का क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी मेरी रहेगी इस बात की। बस जरूरत है तो साथ बने रहने की और साथ में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि 75 से डिवाइड करने के बाद जो है वो 67 हम लोगों का शेष बचना चाहिए। 25 से विभाजित करने के बाद क्या शेष बचेगा, पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि 75 से विभाजित करने के बाद 67 जो है वो शेष बचता है, तो 24 से विभाजित करने के बाद क्या शेष बचेगा। बच्चे ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब मैंने 75 से उसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 67 मेरा रिमाइंडर बचा। अब मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं तो अब क्या बचेगा, तो ये देख लो पहले किससे विभाजित कर रहे थे, तो आप कहेंगे 75 से कर रहे थे। अब किससे कर रहे हो, अब कर रहे हो 25 से। अगर पहले वाली संख्या इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो आप इसी को संख्या मान लेना। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि 67 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो क्या शेषफल बचेगा, 25 दूनी 50 यानी 17 शेषफल बचेगा। रिमाइंडर जो रहेगा वो 17 रहेगा। कितना रहेगा, 17 रहेगा। ये बात समझ में आ गई, तो आपने कहा जी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन कंडीशन क्या चेक करनी है, कंडीशन ये चेक करनी है कि ये वाली संख्या जो है हमेशा इस संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। अगर डिवाइड होती है तो इसी को संख्या मान लेते हैं। 67 को 25 से विभाजित करेंगे तो 17 शेष बचेगा। पहले क्वेश्चन का जवाब आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे की बात करते हैं। उसने कहा कि एक संख्या को 75 से डिवाइड करते हैं तो 67 जो है हम लोगों का रिमाइंडर बचता है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर उसे 24 से विभाजित करें, अगर उसे 24 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा। पहले किससे कर रहे थे, 75 से कर रहे थे। अब किससे कर रहे हैं, 24 से विभाजित कर रहे हैं। जब 24 से कर रहे हैं तो क्या 75 जो है वो 24 से विभाजित होता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होता। अगर नहीं होता तो बच्चा देखते ही आंसर लगा देना। CND इस क्वेश्चन का जवाब होगा, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं? अगर समझ में आ चुकी है तो बच्चा थम्स अप करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, या तो ये संख्या इससे विभाजित होगी या ये संख्या इससे विभाजित नहीं होगी। अगर होती है तो इसको ही संख्या मान लेना। 67 को 25 से डिवाइड करोगे तो 17
17 बचेगा। 25 दूनी 50 तो 17 इसका शेषफल आ जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या इससे विभाजित नहीं होती है तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीएनडी इस क्वेश्चन का जवाब लगा देंगे। ये एक बच्चा पूछ रहा है सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे ये लॉजिक है, पहली संख्या आपने 67 ले ली तो 67 ही शेषफल बचेगा। दूसरी संख्या आपने ले ली 75 में 67 जोड़ दो, वो ले दोगे और उसको 24 से विभाजित करोगे तो बच्चा अलग अलग आंसर आएंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेने से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, और जब डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं तो हम ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर सही होगा। ऐसे केस में बच्चा हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन ही आंसर लगा रहे होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, जो 75 से शेषफल आया है उसको ही संख्या मान के हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो 17 ही आएगा। आप कोई सी भी ऐसी संख्या मान लो जिसे 75 से डिवाइड करेंगे और 67 शेष बचे तो उसी को आप 25 से विभाजित करेंगे तो 17 बचेगा। कोई सी भी संख्या मान लो, इसमें आंसर फिक्स होता है, शेषफल को इस संख्या से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, जबकि इसमें आंसर फिक्स होता है, सीएनडी आंसर आएगा। सीएनडी आंसर आएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बच्चे देखो, आप इतने भी कमजोर नहीं हो, आप इतने भी अभी हल्के नहीं हो कि आप एक एक बात को बच्चा 5-5 बार पूछोगे। 3 बार तो मैं अपने आप बता देता हूं बिना कहे, इसीलिए कोर्स जो है वो बहुत धीमा चल रहा है। उसके बाद भी आप लोग इस रिपीट कर दो जी क्वेश्चन, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं, लास्ट बता दे रहा हूं, है ना? ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे। मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन, अगर किसी संख्या को 32 से विभाजित करता हूं, अगर किसी संख्या को 32 से विभाजित करता हूं तो 31 जो है वो शेषफल बचता है। अगर किसी संख्या को 32 से विभाजित करूं तो 31 शेषफल बचता है। उस संख्या को 8 से विभाजित करूंगा तो क्या शेष बचेगा? पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला क्वेश्चन तो बच्चा ये है। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर किसी संख्या को 32 से विभाजित करता हूं तो 31 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 9 से विभाजित करूंगा तो क्या शेष बचेगा? मैं आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे बच्चा ये दोनों क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। जब मैंने 32 से विभाजित किया तो शेषफल 18 बचा, 31 बचा, लेकिन अगर 8 से करूंगा तो क्या बचेगा? तो क्या ये 32 जो है 8 से विभाजित होता है? आपने कहा ये तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अगर ये पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है तो आप इसी को ही संख्या मान लो, यानी 31 ही मेरी वो संख्या है। उसने कहा है अगर उस संख्या को 8 से विभाजित करोगे तो क्या शेष बचेगा? 8 तिया 24 होते हैं, 24 कितना बच जाएगा? 7 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। लेकिन जब मैंने यहां देखा कि 32 से विभाजित करने के बाद क्या बच रहा है? 31 बच रहा है। लेकिन जब 9 से पूछा गया है तो ये 32 ही 9 से विभाजित नहीं होता। अगर ये 32 ही 9 से विभाजित नहीं होता तो भाई साहब हम नहीं निकाल पाएंगे इसका आंसर, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट डिटरमाइन। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चा आपके सामने ये था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को सिखा चुका हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? शेषफल और भाजक भाज्य से मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है? थर्ड कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ही देख रहे हैं भाई, डिविजिबिलिटी रूल ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी डिवाइड करने का जहां भी कॉन्सेप्ट लगता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करा रहा हूं बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात को मेरी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 17 को डिवाइड करना है, 17 को डिवाइड करना है 6 से, बच्चा ध्यान से सुनना। मैंने कहा 17 को डिवाइड करना है 6 से, आपने कहा जी ये तो बहुत आसान चीज है, 17 को 6 से डिवाइड करना है ना, तो 17 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही तो ऐसे ही तो डिवाइड करते हो भाई, ऐसे ही तो डिवाइड करते हो। अगर 17 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 दूनी 12 यानी 5 जो है वो शेषफल बच जाएगा। ठीक है,
हाँ, कितनी बड़ी वैल्यू हो, ये मनप्रीत सिंह कह रहे हैं अगर सर बड़ी वैल्यू 32 की जगह 1039 भी होगा ना, तो बस 1039 को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड होता है तो आंसर उसका आएगा, फिर रिमाइंडर को ही हम लोग संख्या मान लेंगे, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो मेरे भाई CND आंसर आएगा। मैं कभी भी एक क्वेश्चन पे लगने वाली चीज नहीं बताता, जो हमेशा हर क्वेश्चन पे लगेगी मैं वो चीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूं। ठीक है, तो मेरा भरोसा रखो, जो चीज मैंने बोली है सेकंड कॉन्सेप्ट एक बार देखना, हर एक क्वेश्चन पे लगेगा, चाहे वैल्यू बड़ी हो चाहे वैल्यू छोटी हो। ठीक है, 19 का नहीं पूछेगा, पूछेगा तो विभाजित कर लेना। 19 का अगर पूछता है कोई रूल ही नहीं होता तो डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके देख लेना भाई। वो चीजें बनानी है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना बनाना है मैथ को। मैं हर चीज का रूल पहले पढ़ के आऊं और आके 19 का रूल, 23 का रूल, 29 का रूल, 31 का रूल, ये रूल सारे आपको बता दूं, याद थोड़ी ना रख पाओगे आप लोग। ना आपके लिए वो पॉसिबल है ना मेरे लिए वो पॉसिबल है। चलो मैं अपने लिए पॉसिबल भी करूं, मैं पढ़ के भी आऊं और आके आप लोगों को छपवा दूं, तो बच्चा उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैथ को हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, मैथ को तो हम लोगों को आसान बनाना है। जो हमारी नॉर्मल चीजें हैं वो हम लोग केवल ट्रिकों से करेंगे, बाकी का कॉन्सेप्ट हम लोग अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे, है ना। चलो देखेंगे, मैंने आप लोगों से कहा कि 17 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, क्या शेष बचेगा? आप कहेंगे जी 5 शेष बचेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये 6 क्या होता है? जिससे डिवाइड करते हैं बच्चा उसे डिवाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे डिवाइजर बोला जाता है, हिंदी में उसको बच्चे भाजक बोला जाता है। किसी संख्या को जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोला जाता है, यानी कि उसे भाजक बोला जाता है। जिसको डिवाइड करते हैं बच्चा उसे डिविडेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है, और हिंदी में उसे भाज्य कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उसे भाज्य कहते हैं। जो डिवाइड करके आता है, यानी ये जो दो आया है बच्चे, इसे भागफल बोला जाता है, भागफल बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे क्वोशिएंट बोला जाता है। इंग्लिश में बच्चा इसे क्वोशिएंट बोला जाता है। और जो भाग होने के बाद शेष बचा, या तो इसे शेष बोला जाएगा या शेषफल बोला जाएगा, और इंग्लिश में इसे रिमाइंडर बोला जाता है। इंग्लिश में बच्चा इसे रिमाइंडर बोला जाता है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? सर कोर्स कब खत्म हो जाएगा? कोर्स बच्चा 3 सवा 3 महीने में पूरा खत्म कर दूंगा, HCM के पेपर से पहले कर दूंगा, ये तय है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से भी करेंगे हम लोग, खत्म कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे अगर आप लोग भाज्य निकालना चाहते हो ना, अगर आप लोग डिविडेंड निकालना चाहते हो, डिविडेंड निकालना चाहते हो, तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चे? भाजक की गुणा भागफल में कर दो, भाजक की गुणा भागफल में कर दो, और अगर उसमें शेषफल को जोड़ दोगे, शेषफल को जोड़ दोगे तो आपके सामने भाज्य निकल के आ जाएगा। आपके सामने बच्चा भाज्य निकल के आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहां से भी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से भी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 की CHSL की आंसर की आ चुकी है। CHSL जो है बच्चा वो SSC कराती है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बच्चे हों, चाहे AWO TPO के बच्चे हों, और चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हों, उन क्वेश्चन को मैं कल से एक एक मतलब एक एक दो दो लेके आऊंगा, टॉपिक के साथ लेके आऊंगा। उन क्वेश्चंस को आप लोग वहां तैयार करना। 2021 के तो मैं करा ही दूंगा, 2022 में आपसे क्या पूछा जा रहा है वो भी आपको साथ के साथ में बताता चलूंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे कि अगर भाज्य कभी भी पूछा जाता है, डिविडेंड कभी भी पूछा जाता है, तो वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। एक कह रहा जी हिंदी में बताओ। अरे भैया ये क्या है? ये फारसी थोड़ी लिख रखी है मैंने, उर्दू थोड़ी ना लिख रखी है, ये हिंदी तो लिख रखी है मेरे भैया। भाज्य इज इक्वल टू व्हाट? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही बच्चा इसका फॉर्मूला होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चे, चलो
आगे बढ़ते हैं। अब आप डालेंगे इकाई का अंक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकाई का अंक। बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकाई का अंक। इकाई का अंक हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि यूनिट डिजिट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चा बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। कल हम लोगों का है फ्राइडे, कल हम लोगों का है फ्राइडे, और कल की क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि डेफिनेशन से हो रहे हैं। बच्चा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन, और आपसे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँगा। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँगा। कल की क्लास में बच्चा ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। अराउंड 20 क्वेश्चन मैं यहां से लेके आ रहा हूँगा, 2-3 क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिलेंगे। फेस वैल्यू से बच्चा 2 से 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और डिविजिबिलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन लेके आऊंगा। 7 से 8 क्वेश्चन, और यूनिट डिजिट से भी बच्चा 6 से 7 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो इस तरीके से कल की क्लास रखने वाला हूं। 8 और 7 15, 3 18, 3 21, यानी कल की क्लास में हम 20-21 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कराऊंगा, एक एक चीज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। लेकिन कल की क्लास में आने से पहले आपको क्या करके आना है, शुरू की 3 क्लास बहुत अच्छे से देख लो, आज की क्लास बहुत अच्छे से देख लो। एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट बच्चे टिप्सों पे होना चाहिए। ठीक है, गारंटी मेरी है। कल मैं दिखाऊंगा बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे होंगे बच्चा इकाई का अंक। हेडिंग डालेंगे आप अपनी कॉपी में, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां हेडिंग डालेंगे इकाई का अंक हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। एक तो मल्टीप्लाई में आपसे वो इकाई का अंक पूछ रहा होता है, मल्टीप्लाई में आपसे इकाई का अंक पूछ रहा होता है, यानी गुना का क्वेश्चन दिया हुआ होगा और आपसे इकाई का अंक पूछेगा। दूसरा वो पावर की फॉर्म में क्वेश्चन देगा, दूसरा वो पावर की फॉर्म में क्वेश्चन देगा, यानी घात के रूप में क्वेश्चन देगा और आपसे इकाई का अंक पूछेगा। इस तरीके से बच्चा 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग बन रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, किसी व्यक्ति से एक संख्या को भाग करने के लिए कहा गया, उसने गलती से दूसरी से कर दिया, तो ऐसा यार क्वेश्चन में बताऊंगा, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें बता दूंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, पहले इन चीजों पे आ जाओ। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, अब देखो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसने आपसे कहा कि 52 गुणा 31 गुणा 49 गुणा 47 गुणा 53 गुणा 54 और गुणा 89। आप लोगों के सामने एक संख्या दी हुई है। अच्छा, ये जो हमने कॉन्सेप्ट डाला है, टॉपिक डाला है इकाई का अंक, ये वास्तव में होता क्या है। मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी 53 41 9, ये एक संख्या लिखी, तो इकाई के अंक का मतलब क्या है, ये होता है बच्चा इकाई का अंक। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी ये हम लोगों को फाइंड करना है कि इकाई के अंक पर क्या मौजूद है। जब इन सब की गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, ये हम लोगों का टारगेट रहने वाला है। आगे की संख्या क्या आएंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस पर अपना टारगेट बिछाने वाला हूं। पावर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, मान लो उसने कह दिया 229 दिया हुआ है, इसकी पावर 743 दिया हुआ है, तो 229 को जब 743 बार गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पर क्या अंक आएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सारी संख्या के बारे में नहीं पूछना चाह रहा, वो पूछ रहा है भाई इकाई के अंक पर क्या आएगा, यानी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो इसी को लेकर हम लोग आगे, ये हम लोगों का टारगेट है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी बच्चे, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। 2 क्वेश्चन बच्चे मैंने दिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एक और दे देता हूं। मैंने कहा 53, यहां पे लिख दिया 55, यहां पे लिख दिया 64,
यहां पे लिख दिया 119, यहां पे लिख दिया 271, यहां पे लिख दिया 1004, यहां पे लिख दिया बच्चा 53। मैंने आपसे पूछा इकाई का अंक क्या होगा। दोनों ही केस में मैं आपसे यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चे। इकाई के अंक में हम इकाई के अंक पर जो संख्या है उसकी गुणा कर देते हैं आपस में। कैसे गुणा करते हैं ध्यान से समझना। 2 एकम कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। इस 2 की गुणा यहां करो, 2 नाम 18 को 8 लिख दो, हासिल 1, उस हासिल को छोड़ दो। 8 की गुणा 7 में 8 सत्ते 56 को 6 आएगा। फिर 6 की गुणा 3 में 6 तिया 18 को 8 आएगा। फिर 8 चौक 32 को 2 आएगा, और 2 नाम 18 को 8 आएगा। यानी इस क्वेश्चन में इकाई के अंक पे जो आएगा वो 8 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? अगर इसे ठीक से कर लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन से बच जाओगे। अगर आपने यूनिट डिजिट को ठीक से कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन से आप लोग बच जाओगे, है ना। तो इसे आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है। मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लाई में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो सारे इकाई के अंकों की गुणा करते चले जाओ। जो इकाई के अंक की गुणा करने के बाद आएगा वही फाइनल में इकाई का अंक होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखते हैं बच्चे, यहां क्या आ जाएगा। आपने कहा है इकाई के अंक की गुणा करते चले जाओ, तो 3 पंजे 15 होता है, 15 को 5 हो गया, 5 चौक 20, जीरो आ गया। और जहां इकाई के अंक पर एक बार गुणा करने पर जीरो आ जाए तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका इकाई का अंक तो जीरो ही आएगा, उसका इकाई का अंक तो जीरो ही आएगा। क्या इन दोनों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? क्या इन दोनों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो बच्चा थम्स अप करेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने इकाई के अंक के आपके सामने लिखे हैं, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बोलेंगे बच्चा एक बार, फटाक से बोल देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सुंदर। चलो जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यानी आप मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग पावर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। मैंने कहा भाई साहब 749 की गुणा 147 में करके, उसकी गुणा 156 में करके, उसकी गुणा 43 में करके, उसकी गुणा 82 में करके, उसकी गुणा 91 में करके, उसकी गुणा 544 में कर दो। मैंने पूछा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने कहा, ध्यान से सुनना, आपने कहा 9 सत्ते 63 को 3 होता है, 3 छिंग 18 को 8 होता है, 8 तिया 24 को 4 होता है, 4 दूनी 8 को 8 होता है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो क्या इकाई का अंक जो है वो 2 आ जाएगा? क्या इकाई का अंक जो है वो बच्चे 2 निकल के आ जाएगा? तो आपने कहा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बच्चे क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं करेंगे, पहले मेरा कमेंट पढ़िए बच्चा, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब हद करते हो। ये किसके लिए हो रही है ये सारी चीजें? आपके लिए या मेरे लिए? सिलेक्शन आपको मिलेगा या मुझे? बस एक बार इस बात का जवाब दे दो कि सिलेक्शन आपको मिलेगा या मुझे मिलेगा। वो आपको ही मिलेगा ना, तो फिर पढ़ना किसको होगा? आपको पढ़ना होगा या मुझे पढ़ना होगा? आप कहेंगे जी पढ़ना तो हमें ही होगा। तो इसलिए भैया पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के। और ये फालतू की बातों में मत उलझो कि मैं आपका कमेंट पढ़ूं, आप मेरा कमेंट पढ़ें, तब हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको बताना होगा, जब तक आप नहीं बताओगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पावर में हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। पावर के क्वेश्चन में हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, बच्चा बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है।
बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। वैसे तो पावर की यूनिट डिजिट जो है वो एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा, लेकिन वो कंक्लूजन जो है वो लास्ट में बताऊंगा। पहले जिस तरीके से समझा रहा हूं उस तरीके से समझ लो। पहला पॉइंट ये कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर, पहला पॉइंट लिखना बच्चे, अगर इकाई के स्थान पर, अगर इकाई के स्थान पर, अगर यूनिट डिजिट के प्लेस पर बच्चा, अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी दिखाई दे, में से कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तो कुछ भी दिखाई दे, तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। जो दिखाई दे, जो दिखाई दे वही आंसर होता है। मेरे साथ इस पॉइंट को लिखेंगे, वही आंसर होता है। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा ऐसे आप लोगों को लिख के दे रहा हूं कि आप लोग भविष्य में पढ़ोगे तो कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा कि अगर इकाई के स्थान पर आपको 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी दिखाई देता है, तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि 540 दिया हुआ है, इसकी पावर जो दी हुई है वो 1009 दी हुई है। मैंने कहा 741 दिया हुआ है, इसकी पावर जो दी हुई है 48 दी हुई है। मैंने कहा कि 745 दिया हुआ है, इसकी पावर जो है वो 1099 है। मैंने कहा 836 दिया हुआ है, इसकी पावर जो है वो 941 दी हुई है। मैंने आप लोगों से पूछा, मैंने आप लोगों से पूछा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इन चारों में मैंने आपसे पूछ लिया कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बच्चे मैंने क्या लिखवाया है, अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 दिखाई दे, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है। यहां क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहां क्या दिख रहा है, 5, और यहां दिख रहा है बच्चे 6। अगर 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी दिखाई दे, तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। यहां 5 दिख रहा है तो 5 आंसर होगा, यहां 6 दिख रहा है तो 6 आंसर होगा। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इकाई के स्थान पर अगर 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी दिखाई दिया, तो जो दिखाई दिया वही आंसर होगा। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट तो बच्चा ये आपके सामने हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं। दूसरा पॉइंट आप लोग मेरे साथ लिखेंगे, अगर इकाई के स्थान पर 4 दिखाई दे, अगर इकाई के स्थान पर 4 दिखाई दे, तो उसकी पावर को चेक करते हैं, पावर को चेक करते हैं, पावर चेक करते हैं बच्चे। अगर पावर जो है, अगर पावर जो है वो सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो आंसर 6 आएगा। और पावर जो है वो विषम संख्या है, तो आंसर बच्चे 4 आएगा। आंसर बच्चे 4 आएगा। ये 4 का रूल कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 4 मौजूद है और आपसे इकाई का अंक पूछ लिया है, तो आपको उसकी पावर को चेक करना है। अगर पावर सम होती है यानी इवन नंबर होता है, तो आंसर 6 आएगा। और पावर अगर ओड नंबर होती है तो आंसर 4 आएगा। इस बात में किसी को समस्या है तो आप लोग मुझे बता दो। देखो ध्यान से, मैंने आप लोगों के सामने लिखा 434 की पावर 1093। मैंने आपके सामने लिखा 1044 की पावर 792। मैंने आपके सामने लिखा 1074 की पावर 49। मैंने आप लोगों के सामने लिखा 10,054 की पावर कितनी दे दी, 865 दे दी। मैंने आपसे इकाई का अंक पूछा, इन चारों का बच्चे इकाई का अंक पूछा, तो आपने क्या बताया, ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना बच्चे, आप लोगों ने क्या बताया। मैंने कहा अगर इकाई के स्थान पे 4 दिखाई दे, अगर इकाई के स्थान पे 4 दिखाई दे, तो यहां आपको हर जगह 4 दिख रहा है, यानी इकाई के स्थान पर तो 4 मौजूद है। अगर इकाई के स्थान पे 4 दिखाई देता है तो हम लोग पावर को चेक कर लेते हैं। पावर अगर विषम होगी, विषम क्या होती है, जिनका इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं होता। अगर पावर विषम होगी तो आंसर 4 आएगा, पावर सम होगी तो आंसर 6 आएगा, पावर विषम होगी तो आंसर 4 आएगा, पावर विषम होगी तो आंसर 4 आएगा। इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? मैंने आप लोगों को बताया अगर इकाई के अंक पर 1 5 6 0 में से कुछ मौजूद है तो जो मौजूद है वही आंसर होता है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इकाई के अंक पर 4 मौजूद है तो उसकी घात को चेक करेंगे, पावर को चेक करेंगे। पावर अगर इवन है तो आंसर 6 आएगा, पावर अगर ओड है तो आंसर 4 आएगा। यह बात समझ में आ गई? ठीक जैसे हम लोग 4 का चेक कर रहे होते हैं बच्चा, ठीक उसी तरह हम लोग 9 का भी चेक कर रहे होते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है। आज की क्लास का तीसरा पॉइंट ये कहता है अगर इकाई के स्थान पर 9 दिखाई दे, अगर इकाई के स्थान पर 9 दिखाई दे तो हम लोग पावर को चेक करते हैं, पावर चेक करते हैं, पावर चेक करते हैं। अगर पावर जो है वो सम संख्या होती है, पावर जो है वो सम संख्या होती है यानी इवन संख्या होती है तो आंसर 1 आता है। और पावर अगर विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है यानी ओड होती है तो आंसर 9 आता है। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में बैठाएंगे। और बच्चा इसी का एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने दे दूं। अगर आपसे पूछे 49 की पावर 1000, 10,068, 39 की पावर दे दी उसने 741 दे दी, 1039 की पावर जो है वो 989 दे दी, और 889 की पावर जो है वो 782 दे दी। आपसे पूछा इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा बच्चे? वो यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा है। तो हम लोग 0 1 5 6 का पढ़ चुके हैं, जो दिखता है वही होता है। 4 का पढ़ चुके हैं, अगर पावर सम है तो 6 आएगा, पावर विषम है तो 4 आएगा। 9 का पढ़ चुके हैं, पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, पावर विषम है तो 9 आएगा। यहां देखा 9 मौजूद है इकाई के अंक पर तो पावर को चेक करेंगे, क्योंकि जब 9 दिखाई देता है इकाई के अंक पर तो पावर को चेक करते हैं। पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा, पावर अगर विषम है तो आंसर 9 आएगा, पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा, पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा। ये पावर सम ही तो है बच्चा, जिसका इकाई का अंक 2 से कट जाता है वही सम संख्या तो कहलाती है। अगर पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, पावर विषम है तो आंसर 9 आएगा, पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, पावर सम है तो आंसर 1 आएगा। क्या 0 1 5 6 9 और 4 के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं? अब जो 10 मिनट का खेल बचा हुआ है वो 2 3 7 8 का बचा हुआ है, 2 3 7 8 का बचा हुआ है। कल हम लोग 2 3 7 8 से ही शुरुआत करेंगे। एक बार बच्चे सभी लोग मुझे बताएंगे कैसी लगी आपको ये क्लास, कैसी लगी बच्चे आप लोगों को ये क्लास? क्या आप लोगों के समझ में हर एक बात आई है? अगर हर एक बात आई है तो एक बार बच्चे थम्स अप करेंगे, और थम्स अप करते ही मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों के क्लास समझ में आ चुकी है। अनुराग चौहान, 10 की पावर 125 माइनस 7 इज डिविजिबल बाई। बच्चा ऑप्शन दोगे तब बताऊंगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन वैसे मैं कराऊंगा। ए की पावर n माइनस बी की पावर n कैसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, है ना। आप दिक्कत मत लो, दिक्कत मत लो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, पावर को ऐड नहीं करना है, पावर को ऐड नहीं करना है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है।
दिक्कत नहीं है। चलो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास, कल नहीं शाम को 7 बजे मेंसुरेशन की क्लास में, एक जबरदस्त मेंसुरेशन की क्लास। वास्तव में उस चीज से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। कोई कुछ भी कहे, एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं। ये 90 का क्यों होता है, ये 45 का क्यों होता है, इसे कर्ण क्यों कहते हैं, इसे आधार क्यों कहते हैं, कौन सा त्रिभुज क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। तो जुड़ना ना भूलें, शाम को 7 बजे अलार्म सेट कर लें, शाम को 7 बजे मेंसुरेशन की क्लास के साथ आप लोगों को जुड़ना है। ओके, टाटा बाय बाय।